सोचिए, अगर आपके घर में जो बाई आती है वो क्या काम करती है आपको पता ही ना हो, कितनी सैलरी लेती है आपको पता ही ना हो, इनफैक्ट रोज काम को आती भी है या नहीं आपको पता ही ना हो, तो आप खुद को क्या कहेंगे? अबे साले। हमारे पॉलिटिशियंस कितना पैसा कमाते हैं, उन्हें क्या क्या पर्क्स मिलते हैं और इससे एज अ टैक्स पेयर आपके जेब को क्या फर्क पड़ता है? सवाल काफी इंटरेस्टिंग है और जवाब उससे भी ज्यादा। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि हमारे ये सेवक कितना पैसा कमाते हैं। आई नो कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये है सारे चैप्टर्स, बट आई वुड हाईली रेकमेंड आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए क्योंकि उनकी भी ये जानकर बहुत जलने वाली है। चैप्टर 1, डेमोक्रेसी का कड़वा सच। डेमोक्रेसी एक काफी सुंदर शब्द है जो हर किसी को शिप का कैप्टन बनने का मौका देता है, किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, भले वो इंसान शिप का कैप्टन बनने के लिए क्वालिफाइड हो या ना हो। आपको क्या लगता है एक एमएलए बनने के लिए कितने एजुकेशन की जरूरत होती है? ग्रेजुएशन नहीं। 12th पास? नहीं। 10th पास? बिल्कुल नहीं। आपको किसी भी तरह की एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है। ये शायद उस जमाने के लिए ठीक था जब भारत जस्ट आजाद हुआ था, तब हमारा लिटरेसी रेट बस 12% था। आज वो ऑन एन एवरेज 74% तक पहुंच गया है। मुझे बेवकूफ कहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी का गोल अपने सारे पॉपुलेशन को एजुकेटेड बनाना होना चाहिए, एक अनएजुकेटेड पर्सन को लीडर बनाना नहीं। और ये कब होगा? तभी जब मेजॉरिटी लीडर्स जो हमारे कायदे कानून बनाते हैं वो खुद पढ़े लिखे हों, पढ़ाई का इंपॉर्टेंस जानते हो। चैप्टर 2, सिविक्स का क्रैश कोर्स। जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं। 2 तरह के डेमोक्रेसीज होते हैं, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां लोग सीधा अपने हेड ऑफ स्टेट को चुनते हैं, फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां लोग अपने पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो आगे बढ़कर प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। सिमिलरली स्टेट लेवल पर लोग अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं जो फिर मिलकर अपना चीफ मिनिस्टर चुनते हैं। भारत एक इनडायरेक्ट यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है जहां आप ये डिसाइड नहीं करते कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन आप ये डिसाइड करते हैं कि आपके एरिया से आपकी प्रॉब्लम्स को लोकसभा या विधानसभा तक कौन पहुंचाएगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फोकस करते हैं सैलरीज पर, एमएलएस की सैलरी, एमपीएस की सैलरी, प्राइम मिनिस्टर की सैलरी और प्रेसिडेंट की सैलरी भी। आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर, हमें लगा था कि सैलरी डिसाइड करते हुए कोई लॉजिक होगा, जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही सैलरी भी बढ़ेगी, लेकिन लॉजिक और सैलरी एक दूसरे से उतने ही दूर है जितना बॉलीवुड ऑस्कर जीतने से। चैप्टर 3, ये नेता बहुत पैसे है लेता। हर स्टेट के एमएलएस की सैलरी अलग अलग होती है और उनमें भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आती है बेसिक सैलरी, उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, यानी आपके एमएलए को एक बहुत बड़ा एरिया कवर करना होता है जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है जिसमें खर्चा होता है, तो ये खर्चा भी उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। वैसे ही कन्वेंस अलाउंस और टेलीफोन अलाउंस भी होता है। प्लस एक एमएलए अकेला थोड़ी काम कर सकता है, उन्हें सेक्रेटरी रखने पड़ते हैं, उनका भी अलाउंस अलग से होता है। ऐसे करके बेसिक सैलरी के ऊपर कई सारे अलाउंसेस डालकर एक अच्छा खासा पैकेज हर एमएलए के लिए बन जाता है। कुछ समय पहले दिल्ली के एमएलएस की सैलरी बढ़ी, आज उनकी सैलरी कितनी है देखते तो हैं। बेसिक सैलरी 12,000 से 30,000 होने वाली है। सिमिलरली सारे अलाउंसेस भी बढ़ने वाले हैं और ये हुई सिर्फ एमएलएस की बात। अगर कोई एमएलए मिनिस्टर वगैरह बन गया तो उनकी सैलरी भी बढ़ती है। वीडियो पॉज करके आप इसे ठीक से पढ़ सकते हैं और जेलस हो सकते हैं कि आप मिनिस्टर नहीं है। बुरा लगता है भाई आप लोग भी। प्लस हर एमएलए को अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने के लिए 1 लाख तक का ट्रैवल फ्री। बट वेट, दिल्ली को टारगेट क्यों करना? उनके एमएलएस की सैलरी टॉप 10 स्टेट्स में है ही नहीं। टॉप पर है तेलंगाना, जहाँ पे एक साधारण एमएलए को हर महीने अलाउंसेस मिलाकर 2,75,000 रुपीज मिलते हैं। महाराष्ट्र में ये नंबर 2,30,000 है। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? चैप्टर 4, बड़े लोग। एक एमपी की बेस सैलरी 1 लाख रुपए होती है। उसके ऊपर उन्हें कई बेनिफिट्स अलाउंसेस के रूप में मिलते हैं। इन टोटल हम हर एमपी पर 2,96,000 रुपीज खर्च करते हैं। कोविड के समय 1 साल के लिए एक ऑर्डिनेंस पास करके ये नंबर 2,31,000 कर दिया गया था। हर एमपी को रहने के लिए रेंट फ्री घर मिलता है, शॉफर ड्रिवन गाड़ी मिलती है और मेडिकल ट्रीटमेंट का भी खर्चा सरकार उठाती है। प्लस कोई भी एमपी अपना आईडी कार्ड दिखाकर ट्रेन में फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर सकता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की सैलरी है सिर्फ 2 लाख रुपए। इसका मतलब है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की सैलरी कई स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से भी कम है। चीफ मिनिस्टर्स को खुद की सैलरी के साथ साथ एक एमएलए की सैलरी भी मिलती है। मस्त प्लान है। प्रेसिडेंट की सैलरी है 5 लाख रुपए। एक प्रेसिडेंट को रिटायर होने के बाद हर महीने 1.5 लाख रुपए का पेंशन मिलता है और फिर रिटायर होने के बाद पूरी लाइफ टाइम के लिए रहने के लिए एक बंगला भी मिलता है। अगर आप कभी भी एमपी बने और 5 साल कंप्लीट किए तो आपको मिनिमम 20,000 रुपीज का पेंशन फुल लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। इन टोटल
4 सालों में सरकार ने 1997 करोड़ सिर्फ एमपीज के सैलरी पर खर्च किए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक सिर्फ एक एमपी ने रिटायर होने के बाद अपना पेंशन लेने से इनकार किया, अग्री किया है कि उन्हें इस अमाउंट की जरूरत नहीं, ये अमाउंट देश की भलाई के लिए काम आ सकती है। रिमेंबर, जस्ट वन। चैप्टर 5, कहना क्या चाहते हो? अब आप पूछेंगे, अरे कहना क्या चाहते हो? आज के टाइम हर एमपी, हर मिनिस्टर की सैलरी इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होती है। हर 5 साल बाद नए एमपीज इलेक्ट होते हैं तो उनकी सैलरीज भी बढ़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग 5% से बढ़ी तो उनकी सैलरी भी उतनी ही बढ़ती है। यानी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमारे लीडर्स पर नहीं होता। अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सेम लॉजिक देश के हर सिटीजन पर लागू होता है? सिमिलरली, जो लोग इस देश को चलाने के लिए पैसे देते हैं, यानी टैक्स पेयर्स, आप और मैं, क्या उन्हें ये सेम फैसिलिटी मिलती है? भारत के सबसे बड़े फिलोसोफर ने एक फिलोसॉफिकल मंच पर काफी सही बात बोली है। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਸਾਡਾ कुत्ता कुत्ता। तो क्या करें? देश छोड़ दें, क्रिटिसाइज करते बैठे, या सोफे पर बैठकर कहें इस देश का कुछ नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं, लेकिन सही सवाल करें। कॉलेज में 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है, नहीं तो पनिशमेंट मिलती है, तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं? अगर पार्लियामेंट में आने के लिए डेली अलाउंस मिलता है तो पार्लियामेंट में न आने के लिए डेली पैसे कटने चाहिए। ये इमेज ये रिवील करता है कि कौन से स्टेट के एमपीज पार्लियामेंट में कितनी बार आते हैं, क्या अटेंडेंस रखते हैं और कितने सवाल करते हैं। वैसे ही आज जो लीडर्स इलेक्ट होकर आए हैं उनमें से 60% पर केसेस हैं, 20% सीरियस ऑफेंसेस है। इसमें मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर भी शामिल है। सोचिए, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे होते और आपके ऊपर ये सारे सीरियस केसेस चल रहे होते तो क्या आपकी नौकरी रहती? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 में उन क्राइटेरिया को मेंशन किया है जिनके थ्रू किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इस लिस्ट में क्रिमिनल ऑफेंसेस ऐड होने की जरूरत है। जैसे हर 5 साल बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से एमपीज की सैलरी बढ़ती है, वैसे ही कुछ सालों में टैक्स लिमिट्स ऑटोमेटिकली बढ़ने चाहिए जिनसे टैक्स पेयर्स को कुछ राहत मिले। A few years ago, the Prime Minister asked people to give up LPG subsidy voluntarily, and I feel that was a good move. At the same time, मुझे लगता है कि ये ऑप्शन MPs के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए, एक्स प्रेसिडेंट्स के लिए भी होना चाहिए, जिन्हें इस पेंशन की जरूरत नहीं है, जिन्हें इन अलाउंसेस की जरूरत नहीं है, उन्हें वॉलंटरली इसे गिव अप करना चाहिए। What do you think? Tell us in the comments below. अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, भारत कैसे काम करता है, ये थोड़ा बेहतर समझ आया, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको भारत के बारे में नेगेटिव फील कराने के लिए बिल्कुल नहीं है। एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए है, इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए। द थिंग इज, मुझे लगता है कि इंडिया का प्रॉब्लम यही है दैट वी डोंट केयर। वी यानी गुड पीपल लाइक यू एंड मी डोंट केयर, एंड वी शुड केयर। खुद को पूछिए कि आपको ये वीडियो देखने के बाद क्या इमोशंस फील हो रहे हैं? गुस्सा आ रहा है, सैड फील हो रहा है, सरप्राइज लग रहा है, कुछ तो फील हो रहा होगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। वी वांट यू टू फील समथिंग, anything, because you only feel things for the things you actually care about. हमारा नेता हमारा लीडर होने के साथ साथ हमारा सेवक भी है, हमारे लिए काम करता है, हमसे सैलरी लेता है और हमसे ही अकाउंटेबिलिटी भी रखता है। और इसीलिए हमें ये पता होना जरूरी है कि हर महीने हम हमारे पीस ऑफ माइंड के अलावा उन्हें क्या क्या देते हैं। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।